स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी रिलीज हो चुकी है और अपने रिलीज के साथ ये मूवी फैंस के पूरी तरह होश उड़ा चुकी है। पर क्या इस मूवी ने अपने एक ही साइड पर बहुत ज्यादा फोकस किया? स्पाइडरमैन नो वे होम के साथ धूम मचाने के बाद टॉम हॉलैंड वापस आए अपने नए स्पाइडरमैन एडवेंचर में। मूवी का प्लॉट बहुत सिंपल था। नो वे होम में दुनिया पीटर पार्कर को भूल चुकी थी, जहां पीटर आंट मे को खोने के बाद अब नहीं चाहता था कि वो अपनी आइडेंटिटी अपने करीबियों को बताकर उन्हें मुसीबत में डाले, जिसकी वजह से वो पिछले 4 साल से दिन रात लगा हुआ है न्यूयॉर्क के लोगों की मदद करने में। वो नए नए विलन्स का सामना कर रहा है, क्राइम सिंडिकेट से डील कर रहा है, पर बात यह है कि वो ये सब कर रहा है अकेला, जहां इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसमें आ रहे हैं नए चेंजेस जो उसे डरा रहे हैं। इस मूवी की स्टोरी को अगर मैं कुछ ही शब्दों में एक्सप्लेन करूं तो मैं कहूंगा ग्राउंडेड हीरोइज्म। जहां ठीक इससे पहले आई हुई स्पाइडरमैन मूवी लिटरली मल्टीवर्स के पंगों से डील कर रही थी, वहीं ये स्पाइडरमैन मूवी डील कर रही है न्यूयॉर्क के पंगे से। जहां स्टोरी बहुत अच्छे से कनेक्ट करती है स्पाइडरमैन की कहानी को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के पास्ट और प्रेजेंट से, पर जहां होम कमिंग स्पाइडरमैन के अपने जिम्मेदारियों को समझने के बारे में थी, चाहे कोई उसकी मदद करे या ना करे। फार फ्रॉम होम उसके ध्यान देने पर थी कि उसे अपनी जिम्मेदारियों के साथ कैसे सतर्क रहना जरूरी है और अपने सेंसेस पर भरोसा करना जरूरी है। और नो वे होम उसे सिखाती है कि स्पाइडरमैन होने के लिए कुछ सैक्रिफाइसेस करना बहुत जरूरी है। वहीं इस स्टोरी में पीटर खुद भी सीख रहा है और दूसरों को भी सिखा रहा है। एक परफेक्ट स्टोरी ये बताने के लिए कि हमारा पीटर पार्कर कितना आगे आ चुका है अपनी जर्नी में। मूवी को लिखा है क्रिस मैकेना और एरिक सॉमर्स ने। इन दोनों ने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की स्पाइडरमैन की सारी फिल्में लिखी हैं और वो यहाँ इस मूवी में अपनी एक्शन पैक्ड इमोशनल राइटिंग परफेक्टली दिखाते हैं। मुझे सबसे अच्छा लगा कि पनिशर, जिसकी कहानी बहुत अलग रही है एमसीयू के सभी कैरेक्टर्स की कहानी से, उसकी स्टोरी को परफेक्टली मिक्स किया गया स्पाइडरमैन की स्टोरी के साथ। इसकी तारीफ बनती है, जिसके साथ साथ सीडी सिंह की कैरेक्टर का खतरा पूरी स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बना रहा था। प्लस ये अच्छी बात है कि मेंटल हेल्थ को फिर से फोकस में लाया गया थंडरबोल्ट्स के बाद, जो कि स्टोरी की वैल्यू को और बढ़ाता है। एक्टिंग की बात करें तो स्पाइडरमैन यानी पीटर पार्कर का रोल प्ले करने वाले टॉम हॉलैंड ने एक और शानदार परफॉर्मेंस दी इस बार फिर से। टॉम हॉलैंड आज की जनरेशन के स्पाइडरमैन है, जो कि दिखाते हैं कि आज के समय में स्पाइडरमैन होने का क्या मतलब है। इस ग्राउंडेड स्टोरी में उनकी परफॉर्मेंस माहौल को एलिवेट कर रही थी। उन्होंने परफेक्टली दिखाया कि स्पाइडरमैन अब बड़ा हो चुका है, एक एडल्ट जिसे एडल्ट होने के सारे साइड फेस करने पड़ेंगे, बेशक वो कितना भी पावरफुल सुपर हीरो क्यों ना बन जाए। मैं टॉम हॉलैंड का रेंज देखकर हैरान हूँ। अभी कुछ दिनों पहले वो द ऑडिसी में एक लाचार बेटे के रोल में थे और अभी वो एक अकेले एडल्ट का रोल दिखा रहे हैं। पनिशर यानी फ्रैंक कासल का रोल प्ले किया है जॉन बर्नथाल ने। मैं उन लोगों में से हूँ जो कि जॉन बर्नथाल की एक्टिंग को लिटरली हर सीरीज और मूवी में एक जैसा ही फील करता है, पर मैं वो आदमी भी हूँ जो कि डंके की चोट पर कह सकता है कि जॉन बर्नथाल पैदा ही हुए थे पनिशर का रोल प्ले करने के लिए। उनका गुस्सा, उनका दुख परफेक्टली दिखता है उनकी परफॉर्मेंस में। प्लस मैं कहना चाहूंगा कि जिस शिद्दत से जॉन न्यूयॉर्कर बनकर दिखाते हैं वैसा कोई नहीं कर सकता। वो तो मुझे ऑडिसी में भी न्यूयॉर्कर लग रहे थे। जेंडेया वापस आई अपने एमजे के रोल में, जहां उनका ज्यादा रोल नहीं था मूवी में, पर जितना था जबरदस्त था। उनका अपने कैरेक्टर के थ्रू समझदारी दिखाना, स्पाइडरमैन के लिए कंसर्न दिखाना स्क्रीन पर परफेक्टली फील होता है। लेकिन जेकब बेटलॉन के नेड लीड्स थे असली सीन स्टीलर, एक कैरेक्टर जो भूल गया है अपने दोस्त को। वो दिखा रहे हैं कि वो ऊपर से जितने भी चेयरफुल हैं, वो अंदर से कहीं ना कहीं कुछ तो मिस कर रहे हैं जो वो पकड़ नहीं पा रहे हैं। और देखो, उनके कैरेक्टर का ये आर्क इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कुछ मोमेंट्स आएंगे जहां आपको पता चलेगा कि उनका कैरेक्टर ही सोल है इस मूवी की। बात करें सेडी सिंह की तो सेडी सिंह का रोल सीक्रेट है और सबसे इंपॉर्टेंट रोल भी है इस मूवी का। टेक्निकली इस मूवी की स्टोरी सेडी सिंह की कैरेक्टर की ही स्टोरी थी, जिसे दिखाया गया स्पाइडरमैन के स्ट्रगल्स के थ्रू, जहां सेडी ने अपने इमोशन से अपने कैरेक्टर में बहुत जबरदस्त जान डाल दी। उन्होंने बता दिया कि वो एक पावरफुल कैरेक्टर को बहुत परफेक्टली प्ले कर सकती है। यहाँ मार्क रफेलो भी थे ब्रूस बैनर के रोल में। माइकल मेंडो वापस आए अपने मैक गार्गन यानी स्कॉर्पियन के रोल में, पर इन दोनों की परफॉर्मेंस इंपैक्टफुल तो थी, पर ये साइड कैरेक्टर थे मूवी में। असली लाइमलाइट ले गए ट्रेमल टिलमैन, जो अपने कैरेक्टर बिल मेट्जकर में अपने सेवरेंस के मिल्चिक वाला ऑरा लेकर आए थे। डीओडीसी का वो चेहरा जो लगा हुआ है दुनिया को सेफ बनाने में। बाकी और भी कैरेक्टर्स थे मूवी में, पर उनका ज्यादा बड़ा रोल था नहीं, जिनमें लीजा कॉलिंस जायस भी शामिल थी। हालांकि उनकी डिटेक्टिव जीन डी वुल्फ एक इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट थी स्पाइडरमैन की स्टोरी को सबके सामने लाने के लिए। डायरेक्टर की बात करें तो
तो देखो पिछली तीनों एमसीयू स्पाइडरमैन मूवीज को डायरेक्ट किया था जॉन वॉट्स ने। जॉन का एक टच रहा है पिछली स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी पर इस स्पाइडरमैन मूवी को डायरेक्ट किया है डस्टिन डैनियल क्रेटन ने, जहां हमें एक्शन ज्यादा दिखा, एक डिफरेंट पीओवी स्पाइडरमैन की साइड से आया। ये दिख रहा था कि उनका फोकस प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस पर ज्यादा था। रियल लाइफ स्विंगिंग कई कट्स के साथ थी पर वो अच्छी लग रही थी। हालांकि शायद आपको गलत लग सकता है, लेकिन मैं तब भी कहूंगा कि टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की स्विंगिंग और एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन की स्विंगिंग ज्यादा बेटर रही है आज तक, जिसमें अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 का ओपनिंग शॉट अभी भी मेरे हिसाब से बेस्ट स्विंगिंग सीन है। पर तब भी डस्टिन का टच बता रहा था कि हम एक अलग मैच्योर्ड एडल्ट स्पाइडरमैन की स्टोरी देख रहे हैं। मेरे हिसाब से एक अच्छा डिसीजन भी था कि स्पाइडरमैन जो कि एक अलग लाइफ को छोड़कर आगे बढ़ रहा है, उसके नए आर्क के लिए एक अलग डायरेक्टर को रखना उस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाता है। डस्टिन ने जहां पिछली बार शैंग-ची को बाकी एमसीयू प्रोजेक्ट से हल्का सा कनेक्ट किया, वहीं स्पाइडरमैन के साथ कनेक्शन सॉलिड था। वो भी तब जब स्पाइडरमैन को एवेंजर्स नहीं जानते, उसके पास टोनी स्टार्क, निक फ्यूरी, हैप्पी का कनेक्शन अब नहीं रहा, पर तब भी अब वो बेटर कनेक्टेड फील होता है न्यूयॉर्क के हीरोज के साथ। ऐसा कुछ हर मार्वल प्रोजेक्ट में दिखना चाहिए। एक्शन की बात करें तो मूवी पैक्ड है एक्शन से, ऊपर से नीचे जंप करना, स्पाइडरमैन का निंजा से भिड़ना, उसके छोटे मोटे गुंडों से भिड़ना, बड़े बड़े विलन्स को ठिकाने लगाना, उसका मार खाने से लेकर सामने वाले की पिटाई करना, सब परफेक्टली कोरियोग्राफ था। नो डाउट टॉम हॉलैंड इंजर्ड हो गए थे इस मूवी की शूटिंग के दौरान। इतने सारे एक्शन सेट पीसेस में एक्टर को चोट तो लगेगी ही। वीएफएक्स और सीजीआई की साइड से भी आपको कोई दिक्कत नहीं दिखेगी। सोनी कहीं भी फंबल कर सकता है, पर स्पाइडरमैन को लेकर जब स्टोरी सामने आएगी तब वो फंबल नहीं कर सकता। ओवरऑल देखो, मैं कोई शुगर कोट नहीं कर रहा, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे सिनेमा है। अपने प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन के साथ पर्सनल लाइफ और हेल्थ को प्रायोरिटी देना, ये कोर थीम है स्पाइडरमैन स्टोरी का। और फ्रेंड्स ना होने के फायदे बहुत कम है और नुकसान बहुत ज्यादा, ये इस मूवी ने बहुत अच्छे से समझा दिया। मूवी को बनाने वाले डे 1 से प्रॉमिस करके बैठे थे कि वो एक बढ़िया ग्राउंडेड स्पाइडरमैन स्टोरी हमें देंगे, और वो स्टोरी हमें मिली। ये अच्छी बात है कि ग्राउंडेडनेस ही वो साइड था जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया। कई जगह शो डोंट टेल वाले रूल को बहुत सीरियसली लिया गया, जो कि मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी स्टोरी के लिए। और अगर आप मूवी देखते हुए ध्यान दोगे तो इस रूल को बहुत अच्छे से फॉलो किया गया है। मूवी स्पाइडरमैन की स्टोरी होने के साथ साथ एक बहुत मस्त एमसीयू स्टोरी भी है, जो कि 4 चांद लगा देता है मूवी देखने के बाद दोस्तों के बीच डिस्कशन करने को। ओवरऑल ऐसी ही स्पाइडरमैन स्टोरी की हम फैंस को जरूरत थी। मूवी में बहुत बड़े रिवील्स हैं, तो कोशिश करें मूवी को जल्दी से जल्दी अपने पास के थिएटर में देख ले। पर दुख की बात है कि जिन्होंने पहले से टिकट्स बुक नहीं कर रखी थी, उन्हें दिक्कत हो रही है मूवी की टिकट्स लेने में। कोशिश करें कोई भी स्पॉइलर जाने बिना इस मूवी को देखने जाएं, तभी इस मूवी का असली मजा है। मुझे खुशी है कि ट्रेलर ने लिटरली कुछ रिवील नहीं किया मूवी को लेकर। हम फैंस की बड़ी से बड़ी प्रेडिक्शंस को पीछे छोड़ते हुए मूवी आपको बढ़िया स्टोरी डिलीवर कर रही है। मैं इजीली कह सकता हूं कि एक बार इस मूवी को देखने के बाद आप इसको रीवॉच करने से खुद को रोक नहीं पाओगे। मूवी के फॉर्मेट को लेकर मैं कहना चाहूंगा कि अगर हो सके तो मूवी को 2D में देखना, और अगर 3D बढ़िया क्वालिटी में अवेलेबल है तभी देखना, क्योंकि आप जानते हो कि हल्की सी भी क्वालिटी ऊपर नीचे हुई 3D में तो आपको मूवी डार्क लगेगी, और ये इतनी कलरफुल मूवी है कि आप इसको डार्क देखना पसंद नहीं करोगे। थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि ये मूवी प्रीमियम फॉर्मेट्स में ही सबसे ज्यादा अवेलेबल है, तो बहुत कम चांसेस है कि आपको 2D के शोज आराम से मिल जाएं। मैंने मूवी इंग्लिश में देखी, इंग्लिश में मेरे लिए मूवी फन थी, पर अगर आपने इस मूवी को हिंदी में देखा है तो मेरे को जरूर बताना कमेंट में कि आपको हिंदी में मूवी कैसी लगी। ओवरऑल कमेंट में ये भी शेयर करना कि आपकी मूवी को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस थी और क्या वो एक्सपेक्टेशंस डिलीवर हुई कि नहीं। आइए कमेंट्स में इन सब के बारे में डिटेल में बात करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।